आलू बुखारे के पेड़ की छांव में मैं तमाम बच्चों को बिठाकर पढ़ा रही थी कि अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ कोई देख रहा है। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने उसे अपना वहम करार दिया और दोबारा बच्चों की तरफ मुतवज्जे हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले ज़लज़ले आने की वजह से स्कूल की इमारत गिर गई थी, लेकिन मैंने फिर भी बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा था। बाकी तमाम टीचर्स ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे और छुट्टियों के बहाने अपने अपने घरों में आराम कर रही थी। मैंने उन्हें कहा भी था कि इस सब से बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होगा। पहले ही वो बहुत पीछे, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने तन्हाई मैदान में उतरने का फ़ैसला किया। तमाम बच्चे बहुत मेहनती और लायक थे। सभी को पढ़ने का बहुत शौक़ था। उनमें से कुछ बच्चों के वालिदैन ऐसे थे जो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे और ये समझते थे कि पढ़ाई इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है। वो हद से ज़्यादा जाहिल और पुरानी सोच के मालिक थे। मुझे जब उनकी ज़हनियत के बारे में मालूम हुआ तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने ये देखा कि उन बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन अपने वालिदैन की वजह से वो अपना शौक़ पूरा नहीं कर पा रहे। उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो डॉक्टर बनना चाहता था, जबकि दूसरा बच्चा एक बड़े मुकाम पर जाना चाहता था ताकि वो अपने वालिदैन को उस पहाड़ी इलाके से लेकर किसी अच्छी जगह पर जा सके, ऐसी जगह जहाँ पर ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हो और जहाँ पर ज़िंदगी एक ज़लज़ले की वजह से जामद न हो जाए। मैंने उनके वालिदैन से बात की तो मेरी बात सुनकर बच्चों के बाप भड़कने लगे। इससे पहले कि वो मुझ पर हाथ उठाते या मुझे बुरा भला कहते, उनकी ज़ुबान यकदम ही बंद हो गई। मैं हैरानी से उनके चेहरों की तरफ देखने लगी, मगर वो चाह कर भी अपने मुंह से एक लफ्ज़ अदा नहीं कर पा रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो अल्फाज भूल गए हों। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बोले तो मुझसे माजरत करने लगे और कहने लगे कि हमसे गलती हो गई है, नहीं पता था कि आपके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। पता नहीं एकदम से क्या हो गया। उनके एकदम से बदलते हुए हालात को देखकर मैं हैरानगी से देख रही थी और मुझे खुशी भी हो रही थी कि कम से कम उन्होंने मेरी बात मानने का फ़ैसला कर लिया है। वो कम से कम उनकी वजह से अब उनके बच्चे जाहिल नहीं रह पाएंगे। अभी मेरे सामने तकरीबन 20 बच्चे बैठे हुए थे और वो 20 बच्चे बड़े ही पढ़ाई के शौकीन थे। मैं जब काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गई तो उमैर, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा स्टूडेंट था, वो तेज़ी से मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने उससे बात करने की इजाज़त दे दी तो वो काफ़ी बेचैन नज़र आ रहा था। मैंने उससे कहा कि कोई भी बात है तुम मुझसे खुलकर कर सकते हो, तुम्हें डरने या बेचैन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। उसने मुझे कहा कि करीबी दरख्त के पीछे एक आदमी खड़ा है, वो आदमी कब से आपको देख रहा है। वो आदमी मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत ही अजीब व गरीब है। उमैर की बात सुनकर जब मैंने उस दरख्त की तरफ देखा तो हैरान रह गई कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने उससे कहा कि उमैर बेटा, वो आदमी कहाँ पर है, मुझे तो आदमी नज़र नहीं आ रहा। टीचर जी देखें, वो उधर ही खड़ा है, वो अभी भी आपको देख रहा है। उमैर ने दोबारा से उस दरख्त की तरफ इशारा किया। अब मुझे अपने चेहरे पर नज़रों की तपश महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे वहाँ पर खड़ा कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि फ़िलहाल यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मगर मैं उमैर के सामने अपना खौफ जाहिर नहीं करना चाहती थी। मैं जानती थी कि वो छोटा सा बच्चा है। अगर मैंने उसके सामने खौफ जाहिर किया तो वो भी डर जाएगा और शायद दोबारा पढ़ने के लिए भी यहाँ नहीं आएगा। मैंने कहा कि उमैर बेटा, आपको फ़िक्रमंद होने या डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी से वहाँ जाकर बैठ जाओ, मैं उस आदमी से पूछ लूँगी, अब वो दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा। उमैर की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा घबरा गई, मगर उसको तसल्ली देकर मैंने उसे उसकी जगह पर भेज दिया। मैं देख रही थी कि उमैर अभी भी उसी जगह को देख रहा था और उसका चेहरा भी आहिस्ता आहिस्ता लाल हो रहा था। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। मैंने उन्हें तमाम बच्चों को कहा कि अब तुम सब लोग अपने अपने घर जा सकते हो। मेरी बात सुनकर तमाम बच्चे पुरजोश हो गए। अचानक ही एक लड़की उठी और मुझसे कहने लगी
मिस जी, आपने कहा था कि आज हम ज़्यादा देर बैठकर पढ़ेंगे। आपने हमें टेस्ट भी दिया हुआ था। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी कि यही बच्ची थी जिसका छुट्टी करने का दिल नहीं करता था। उसका दिल चाहता था कि यह हमेशा पढ़ती रहे। मैंने उसे जब भी स्कूल आने का वक्त दिया, वो उससे आधा घंटा पहले ही वहाँ मौजूद होती। यूँ लगता कि जैसे उसका अपने घर पर दिल न लगता हो। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ बैठकर पढ़ सकती हो, जबकि बाकी तमाम बच्चे यहाँ से जा सकते हैं। बाकी तमाम बच्चों को छुट्टी देकर मैं उस बच्ची की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो बच्ची काफ़ी डरी हुई मालूम हो रही थी। उसकी आंखों में उस वक्त आंसू तैर रहे थे। उसका परेशान चेहरा देखकर मैं भी परेशान हो गई। मैंने उससे कहा, क्या मसला है बेटा? क्या आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है? मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, मुझे अपने घर नहीं जाना। मुझे अपने घर वालों से बहुत खौफ महसूस होता है। मैंने उसे तसल्ली दी, उसे खामोश करवाया और उससे कहा कि पहले आप अपने आंसू साफ करो, फिर मुझे आराम से बताओ कि क्या हुआ है। आखिर तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती? क्या तुम्हें कोई कुछ कहता है? तकरीबन 1 महीने पहले ही उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और जिस शख्स से उसने शादी की थी वो शख्स बहुत ही अमीर इंसान था। वो हुस्न पर मरता था। उस लड़की की माँ चूँकि बहुत ज़्यादा हसीन थी, इसी वजह से उस शख्स ने उसकी माँ को अपना लिया। मगर अब वो उस लड़की को हरासा कर रहा था। उस लड़की की बात सुनकर तो मेरा दिमाग गुस्से से घूम गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपने घर में उसे ये सब कुछ सहने को मिल रहा है। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि अब तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी इस सब से जान छुड़वा दूंगी। उसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़े और मुझे कहने लगी, नहीं मिस जी, आप मेरे घर में कुछ भी मत बोलिएगा। मैंने अम्मा से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन अम्मा ने मुझे मारकर खामोश करवा दिया और मुझे कहने लगी कि अगर तुमने दोबारा कभी ये बात ऊंची आवाज़ में कही तो मेरी तलाक हो जाएगी और मैं दोबारा से पुराने घर चली जाऊंगी। मैंने उससे कहा कि अगर मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी तो तुम्हारा मसला कैसे हल होगा? उसने तेज़ी से आंसू साफ किए और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहने लगी, मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी है। मेरा दिल काफ़ी हद तक हल्का हो गया है। अब मैं खुद ही अपने आप को बचा लूँगी। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ था, बस मैं किसी भी तरह से अपना ये बोझ बांटना चाह रही थी। आप मुझसे वादा करें कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरा बदला लेंगी। उसकी बात सुनकर मैंने उसे गले से लगाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मेरी बात सुनकर वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गई। बाद में मैंने उसे कहा कि चलो अब तुम अपने घर चली जाओ। मैं बाद में आकर तुम्हारे वालिदैन से इस बारे में बात करूँगी। मैं उन्हें ये नहीं बताऊँगी कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि मैं उन्हें कहूँगी कि वो तुम्हें मेरे घर छोड़ दें। दरअसल मैं अकेली ही रहती थी। तकरीबन साल पहले ही मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था। वालिदैन के इंतकाल के बाद मेरी खाला ने मुझे कहा था कि मेरे पास चली आओ, मगर वहाँ जाने का मन नहीं था। उनके अपने जवान बेटे थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यूं उनके सर पर जाकर डेरे डाल दूं। जहाँ तक मेरे इलाके का सवाल था तो मेरे इलाके के लोग बहुत अच्छे थे और मेरे मोहल्ले के लोग भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। आसपास ही मेरे शागिर्दों के घर थे, इसी वजह से मुझे किसी किस्म का डर नहीं था। उस लड़की को वहाँ से रवाना करने के बाद मैं उस दरख्त की तरफ चली गई जिस दरख्त की तरफ उमर इशारा कर रहा था और मुझे बता रहा था कि यहाँ पर उसने किसी लड़के को खड़े देखा है। मैं जब वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने आसपास देखा तो कहीं भी कदमों के निशान नहीं थे। मैंने एक गहरी सांस ली और इससे पहले कि मैं वहाँ से हिलती, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू मुझसे टकराई। चंद लम्हों के लिए तो मैं मदहोश सी हो गई और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। हाय काश गुड़िया के तमाम मसाइल हल हो जाएं। काश गुड़िया के वालिद उसके साथ अच्छा सलूक करने लगे। मैं ऊंची आवाज़ में दिल की बातें कर रही थी कि अचानक मुझे एक गैबी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल तेज़ी से धड़क उठा। मैंने खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। फिक्र मत करो,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी ने मुझे तसल्ली दी। फिर उसके बाद दोबारा हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। मैं तेज़ी से वहाँ से उठी और भागती हुई घर चली गई। अपने पीछे मुझे किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। यूँ लग रहा था जैसे कोई मेरी इस तरह से डर कर भाग जाने पर मेरा मजाक बना रहा हो, मगर मुझे अपना मजाक बनाए जाने की ज़रा परवाह नहीं थी। मुझे उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाना थी। रात तक मैं ये बात भूल गई। खाना बनाकर जैसे ही फारिग हुई, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने गुड़िया सौतेले बाप के साथ खड़ी थी। उन दोनों को देखकर मैं हैरान रह गई। फिर उसके साथ ही मुझे वो गैबी आवाज़ भी याद आ गई। उसका वालिद तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हुआ और मेरे कदमों में गिरते हुए मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस बच्ची पर कितना बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब दोबारा इसके साथ इस किस्म का सलूक कभी नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसे अपनी सगी औलाद की तरह रखूँगा। इसे बहुत प्यार दूँगा और इसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करूँगा। बस तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो। उस बूढ़े शख्स को अपने कदमों में गिरा देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की कि अगर वो इस वक्त तक उठने के लिए तैयार नहीं था जब तक मैं उसे माफ़ ना कर देती। चचा उठ जाओ, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। मेरी बात सुनकर वो एकदम ही उठ खड़ा हुआ। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे कहा कि खुदा के लिए मुझे इस तकलीफ़ से बाहर निकाल दो। खुदा के लिए उससे कहो मज़ीद कुछ ना करे। चचा बहुत खौफज़दा नज़र आ रहा था। उसकी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने उससे पूछा, चचा आप किस किस्म की तकलीफ़ की बात कर रहे हैं? उसने एक नज़र गुड़िया की तरफ देखा। यकीनन वो गुड़िया के सामने ये बात नहीं करना चाहता था। मैंने गुड़िया को वहाँ से कमरे में जाने का कहा और जिस तरह से हिदायत की कि वो मेरी कोई भी बात सुनने की कोशिश न करे, वरना मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगी। गुड़िया ने फर्माबरदार बच्चों की तरह तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा और मुझसे कहने लगा, बेटा मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं जितनी बड़ी तुम मुझे सज़ा दे रही हो। चचा मैं आपको किसी किस्म की सज़ा नहीं दे रही, बल्कि मैं तो आपसे मिलने के लिए भी नहीं आई। अभी तो मैं सिर्फ इरादा कर रही थी कि आपसे जाकर मिलूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे पास जादू है। आपकी बार चचा की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। मुझे यकदम में गुस्सा आया। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और उन्हें कहा कि अगर आप मुझे यहाँ पर बदनाम करने के लिए आए तो मेहरबानी होगी अभी इसी वक्त चले जाएं, वरना मैं आपको धक्के देकर घर से निकलवाऊंगी। वैसे भी मुझे आपकी हकीकत के बारे में पता है। आप मेरे मोहल्ले के लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये गैरत के नाम पर कत्ल भी कर देते हैं। अगर आपने दोबारा उस बच्ची को परेशान करने या हरासा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि उसे हरासा नहीं करूँगा, ना ही मैं उसे किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँचाऊँगा, मगर इसके साथ साथ तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। चचा ने मुझे कहा कि अभी तुमने जिस शख्स को मेरे पास भेजा है उस शख्स को वापस बुला लो। उस शख्स ने मेरा जीना आराम कर दिया है। ना तो मुझे रात के वक्त सुकून होता है, ना ही दिन के वक्त आराम से बैठ सकता हूँ। हर वक्त वो मुझे पुकारता है, मुझे तकलीफ़ देता है। उसने मुझे अपने बाजू दिखाए जहाँ पर काटने के निशानात थे। यूँ लग रहा था जैसे किसी ने अपने नोकीले दांत उसके बाजू में गाड़े हों। वो निशान देखकर तो एक लम्हे के लिए मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई। मैंने उससे कहा कि चचा मुझसे कसम ले लो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मुझे वाकई नहीं पता था। मेरी बात सुनकर चचा हैरान रह गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने जो भी चीज़ मेरे पास भेजी है उस चीज़ ने मुझे कहा कि मैं गुड़िया को परेशान न करूं, वरना तुम मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करोगी। उसकी बातें सुनकर मैं बुरी तरह से चकराने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह की सूरत हाल से मेरा पाला पड़ सकता है। ठीक है जो भी है, लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि उसको वापस बुला लो, वरना मैं खुद ही अपनी जान दे दूँगा। चचा उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा तंग नज़र आ रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि ठीक है, आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने दोबारा उसे परेशान करने की कोशिश की तब आपके साथ ये सब कुछ दोबारा शुरू हो जाएगा। चचा ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और भागता हुआ चला गया। वो गुड़िया को भी अपने साथ लेकर नहीं गया था। जबकि मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई।
मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या खिचड़ी बन रही है। वहाँ पर बैठे हुए मुझे थोड़ी देर ही गुजरी थी जब कमरे से बातें करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यूं लग रहा था जैसे गुड़िया किसी से बातें कर रही हो। मैंने उसे जिस कमरे में भेजा था उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था, तो फिर ये गुड़िया किससे बातें कर रही थी? अब एक नया मसला था जो पैदा हो गया। मैं जल्दी से कमरे के अंदर गई, लेकिन सामने का मंजर देखकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो सामने गुड़िया के साथ एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान बैठा था। वो नौजवान आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी। करीब ही वो नौजवान बैठा था, जबकि मेरे कदमों के करीब गुड़िया खड़ी थी। गुड़िया तेज़ी से भागती हुई मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, मिस जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपको एकदम से क्या हो गया था? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और नौजवान की तरफ देखने लगी, जो मुस्कुराती नज़रों से मेरी तरफ ही देख रहा था। अचानक उसने मुझसे कहा कि इस तरह ना देखो, अगर तुम मुझे इस तरह से देखती रही तो शायद मैं होश खो बैठूं। अब की बार मेरा दिल तेज़ी से धड़का। मैंने उससे डरते डरते पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनकर उसने मेरे कानों में धीमी आवाज़ में सरगोशी की और मुझे कहा कि मैं एक जिनज़ादा हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मैं अगले सांस नहीं ले पाऊंगी। मैंने डरते डरते गुड़िया की तरफ देखा तो वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, फिक्र मत करो, ये बच्ची मुझे नहीं देख सकती, बल्कि तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं देख सकता। मैंने उससे पूछा कि तो फिर थोड़ी देर पहले ये किससे बातें कर रही थी? वो हंसने लगा और कहने लगा, दरअसल इस लड़की को खुद से ही बातें करने की बीमारी है, ये अपने आप से ही बातें करती है, तुम्हें परेशान नहीं होना। मैंने शुक्र की एक सांस ली और फिर उससे पूछा कि इसके बाप को परेशान करने वाले तुम ही हो? अब की बार वो हंसने लगा और कहने लगा, वाकई उस इंसान को तंग करते हुए बहुत मज़ा आया। वो हद से ज़्यादा डरपोक था। जब मैं उसके पास गया तो उसे महसूस हो गया कि उसके आसपास कोई चीज़ मौजूद है। वो हाथ में पकड़ा डंडा ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा ताकि मुझे मार सके। इससे पहले कि वो अपना किस्सा मुकम्मल करता, मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और उससे कहा कि खुदा के लिए खामोश हो जाओ। जिस बात को तुम मजाक में सुना रहे हो ये बात बहुत सीरियस है। मिस जी, आप किससे बात कर रही हैं? अचानक ही गुड़िया की आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से होश की दुनिया में आई। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे बाप से बात कर ली है, अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। अब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती नहीं करेगा, ना ही वो तुम्हें तंग करने की कोशिश करेगा। मगर मिस जी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। देखो बेटा, इंसान हमेशा माँ बाप के साथ ही खुश रह सकता है। मैं उसे पास बिठाकर समझाने लगी। वो जिनजात बहुत गौर से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। न जाने क्यों अब मुझे उससे खौफ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसका देखना मुझे सुकून पहुंचा रहा था। उससे पहले भी मैं ये नज़रें अपने चेहरे पर महसूस कर चुकी थी, इसी वजह से मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा था। वो बच्ची मेरी बात समझ गई। मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास छोड़ आती हूँ। इससे पहले कि मैं कमरे से निकलती, मुझे उस जिनजात की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुझे कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हें जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद इसका बाप खुद ही आकर इसे ले जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका बाप परेशान हालत में घर में दाखिल हुआ और मुझे कहने लगा, मिस जी, अगर आपने इसे दोबारा मेरे साथ ही भेजना था तो पहले ही भेज देती, पैगाम भिजवाने की क्या ज़रूरत थी? वो इंसान वाकई मुझसे तंग नज़र आ रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट पर काबू पाया। एक बात का तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये इंसान मरकर भी अपनी बेटी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इसे बहुत अच्छा सबक मिल गया था। जब गुड़िया वहाँ से चली गई तो मैंने दोबारा लौटकर कमरे में आई, जहाँ पर जिनजात पहले ही मौजूद था। मैंने बहुत गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि उस वक्त उसके जहन में क्या चल रहा है। अचानक वो मुझे कहने लगा कि तुम जितना मर्जी मुझे जानने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे उस वक्त तक जान नहीं पाओगी
जब तक मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे देता। और तुम्हारे दिमाग में चलने वाली हर चीज़ के बारे में मुझे पता है कि तुम किस वक्त क्या सोचती हो, किसके बारे में सोचती हो, क्या करती हो, कहाँ जाती हो। मेरी हर चीज़ पर ही नज़र है। मैंने गहरी सांस ली और उससे कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे उस बारे में बताओ। मैं तुम्हारे पास पढ़ना चाहता हूँ। उस जिन जात की बात सुनकर अब की बार मैं हैरत से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी और उससे पूछा, तुम मुझसे क्या पढ़ना चाहते हो? मैं तुमसे वही सब कुछ पढ़ना चाहता हूँ जो तुम बच्चों को पढ़ाती हो। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा, जबकि मैं हैरत के समंदर में डूब गई। वो मुझे 5वीं क्लास के सिलेबस पढ़ाने के लिए कह रहा था। और तुम्हारे पढ़ाने का अंदाज़ बहुत ही खूबसूरत है। तुम जब बोलती हो तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो। जब तुम पहली बार आलू बुखारे के पेड़ के नीचे आई थी तब मैं ऊपर बैठा था। मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बोलने का अंदाज़ मुझे कितना भा गया है। मैंने उससे कहा कि मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें मुझसे पढ़ना है या फिर मुझसे मेरे बोलने का अंदाज़ सीखना है। अब की बार वो ऊंची आवाज़ में हंसने लगा और मुझे कहने लगा कि मैंने तुमसे सब कुछ सीखना है, बस तुम एक बार मेरी उस्तानी बनने के लिए राज़ी हो जाओ। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने उससे मुस्कुराते हुए पूछा। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई और मुझे कहने लगा कि जब मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ तो तुम्हें मेरे होते हुए कोई चीज़ क्यों चाहिए? उसकी खुद एतमादी पर मुझे बहुत हैरत हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। उस वक्त मुझे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने ये बात नज़रअंदाज कर दी कि उस वक्त मेरे सामने खड़ा एक इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नज़ाद है, जो जब एक बार इंसान से कोई वादा कर लेता है तो फिर उस वक्त तक अपने वादे को निभाता है जब तक उसका वजूद जलकर राख नहीं हो जाता। मैं उस वक्त जिन्नज़ाद को बहुत हल्के में ले रही थी और उसका मजाक बना रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है जो मेरे लिए सारी ज़िंदगी का रोग बन जाएगा। वो तसल्ली से मेरे पास बैठ गया और मुझे कहने लगा कि आज से पहले भी मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ। आज जितने बच्चे तुम्हारे पास पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन को मनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। उस दिन जब वो शख्स तुम पर हाथ उठाने वाला था तो उस शख्स के हाथ को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने हैरत से उससे पूछा कि तुम कितने अरसे से मेरे साथ हो? अब की बार वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे साथ मुझे तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, मगर ज़लज़ला तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था और इस आलू बुखारे के पेड़ के नीचे तो मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाना शुरू किया। तुम शायद ये बात भूल गई हो कि 1 साल पहले भी तुम बाकी तमाम टीचर्स के साथ इसी जगह पर आई थी और इसी जगह पर ही खड़े होकर तुमने उन लोगों को कोई तालीम दी थी। मैंने जब दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की तो मुझे याद आ गया कि वाकई 1 साल पहले भी मैं वहाँ पर गई थी, मगर उस वक्त मैं अकेली नहीं थी बल्कि मेरे साथ और भी बहुत सारी टीचर्स मौजूद थी। उनमें से कुछ लड़कियाँ तो वैसे भी थी जो मुझसे बहुत ज़्यादा हसीन और प्यारी थी। कोई भी उन्हें एक नज़र देखता तो उनका दीवाना हो जाता, मगर उस जिन्नज़ात ने उन तमाम को छोड़कर मुझे ही चुना था। मैंने उन सब में से तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम उन सब में ज़्यादा मुनफरिद थी और तुम्हारा दिल उन सब के निस्बत साफ था। मुझे साफ दिल के लोग हमेशा ही पसंद आते हैं। जिन्नज़ात ने मेरे दिमाग में चलने वाली बातों को पढ़ लिया, इसीलिए मेरी बात का जवाब देते हुए निहायत सादगी से बोला। उसी वक्त मेरे जहन में झमाका हुआ। मुझे अपनी कही हुई दोस्त की बात याद आ गई जो अक्सर ये जिन्नात के बारे में बातें करती रहती थी। मुझे कहती रहती थी कि ये जिन्नात से दूर रहना ही ठीक है। तुम दुआ करो कि तुम्हारा पाला किसी जिन से ना पड़े, वरना तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी और उससे कहा था कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, हालांकि लोग तो जिन को काबू करने के लिए न जाने कितने अमल करते हैं। मैंने तो सुना है कि जिन इंसान के तमाम काम कर देता है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना, लेकिन इसके साथ साथ वो इंसान को बिल्कुल नाकारा भी कर देता है। इंसान कभी भी अपने बल पर कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता। इंसान हमेशा के लिए मोहताज हो जाता है उनका। जब वो देखते हैं कि इंसान मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो गए, उन पर कंट्रोल नहीं जमा सकते, फिर वो उसी इंसान को ख़त्म कर देते हैं। अपनी दोस्त की बातें सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, मेरा जिस्म भी खौफ से कांपने लगा। वो जिन्नज़ात चंद कदम मेरी तरफ बढ़ा,
उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर मैं तेज़ी से पीछे की तरफ हटी। मैंने उसे कहा कि तुम वहीं पर रुक जाओ, मुझे तुमसे खौफ महसूस हो रहा है। मैं तुम्हारा खौफ दूर करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसने जल्दी से एक लॉकेट मेरे गले में डाल दिया, जिसके बाद मेरा दिल दोबारा से पुरसुकून हो गया। उसने मुझे कहा कि जब तक ये लॉकेट तुम्हारे पास है तब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए किसी किस्म का कोई खौफ नहीं आएगा। तुम ये हमेशा अपने गले में डाल कर रखना और इसे कभी भी ना उतारना। फ़िलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ था, न जाने उस जिनजात का मेरी ज़िंदगी में आने का क्या मकसद था। रात तकरीबन 3 बजे का वक्त था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बेचैनी से अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अब तो मेरा पूरा जिस्म भी दर्द की वजह से दुखने लगा था। मैं तेज़ी से बिस्तर से उठी और छत पर जाने के बारे में सोचा। मुझे छत पर खड़े थोड़ी देर गुजरी थी जब यूं महसूस हुआ किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने डर कर पलट कर देखा तो वहाँ पर भी जिनजात खड़ा था। उसकी नीली आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी और वो खुद प्यारी लग रही थी। चंद लम्हों तक तो मैं खूबसूरत मंजर को देखती रही। जब उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो मैं जल्दी से होश की दुनिया में आई। एक तो तुम हर थोड़ी देर बाद खो जाती हो। उसकी बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मैंने उससे माजरत की और कहा, दरअसल मैं थोड़ी परेशान थी। अगर तुम्हें किसी किस्म की परेशानी है तो मुझसे साफ साफ बयान किया करो, यूं डरा ना करो, ना ही परेशान हुआ करो। मैंने उससे कहा कि दिन के वक्त जब तुम उस दरख्त के पास खड़े थे तो सिर्फ उमैर ही था जो तुम्हें देख सकता था। उमैर के अलावा कोई बच्चा तुम्हें देख नहीं पा रहा था, पर उस सब के पीछे वजह क्या है? फ़िलहाल यही बात होती है जो मुझे परेशान करती है और इस बात के बारे में मैं काफ़ी देर से सोच रही थी मगर इसका जवाब नहीं मिल रहा था। जिनजात चंद लम्हों तक मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा और फिर मुझसे कहने लगा, दरअसल उमैर बहुत ही नेक बच्चा है। वो ऐसे बच्चों में से है जिनमें बचपन से रूहानी ताकतें मौजूद होती हैं, जो बड़े होकर बहुत बड़े आमिल और फाजिल बनते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से सर हिलाया। मैंने कहा, अगर तुम कल से मेरे पास पढ़ने के लिए आया करोगे तो क्या तुम सिर्फ उमैर को ही दिखाई दोगे? अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई और मुझे मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर तुम मुझे पढ़ाने पर राज़ी हो ही गई हो। देखो, पहले से ही मुझे पता था कि तुम मुझे इनकार नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम इंतहाई खूबसूरत जिनजात को इनकार कर ही नहीं सकती। तुम खूबसूरत नहीं हो, बल्कि ये तो सिर्फ तुम्हें खूबसूरती का खोल है जो अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है। तुम्हारी असल शक्ल मैं जानती हूँ बहुत खौफनाक होगी, जो कोई भी देखकर बेहोश हो जाए। क्या तुम मेरी असल शक्ल देखना पसंद करोगी? जिनजात की बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल तेज़ी से धड़का। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और उससे कहा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी से बाहर ना निकालूं, तो तुम मुझसे दोबारा इस तरह का सवाल मत करना। मुझे अपनी ज़िंदगी से तुम अब कभी नहीं निकाल सकती। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगा। जिनजात ने यह बात बहुत ही अज़म से कही थी। उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही दोस्ती कर ली, और किसी जिनजात के साथ है हद से ज़्यादा दोस्ती एक औरत के लिए ठीक नहीं होती। मगर जब भी मैं उसके साथ होती तो ये सारी बातें भूल जाती। ये बातें मुझे उसी वक्त याद आती जब वो मुझसे कोई अजीब बात करता या जब मैं तन्हा लेटी होती। वो रात तकरीबन 4 बजे तक मैं उसके साथ बैठी बातें करती रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि सुबह 8 बजे मैंने बच्चों को पढ़ाने जाना है। मैंने उससे मुआज़रत की और कमरे में आकर लेट गई। उस रात मुझे बहुत मीठी नींद आई। ऐन सुबह 8 बजे मेरी आँख खुल गई। मेरी नींद भी पूरी हो चुकी थी। मैं हैरान हो रही थी कि 4 घंटों के अंदर मेरी नींद कैसे पूरी हो सकती है। मैं उसी हालत में बिस्तर पर लेटी थी जब मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। सारा, अब उठ भी जाओ वरना मेरा पढ़ाई का दिल नहीं करेगा। मैंने जल्दी से उठकर देखा तो सामने वही जिनजात खड़ा था। उसे देखकर मैं जल्दी से सीधी हुई। मैंने उसे गुस्से से डांटते हुए कहा कि तुम सुबह के वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी उस्तानी को उठाने आया था। चलो जल्दी से बाहर चली आओ, मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद मैं तैयार होकर उस जगह पहुँच गई। वहाँ तमाम बच्चे मौजूद थे और उनमें से एक नया बच्चा भी था।
जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने गुड़िया से पूछा, ये कौन है? तो गुड़िया के बोलने की बजाय वो खुद ही बोल पड़ा। उसने अपना नाम शाहराम बताया। ये उसी जिनजात का नाम था। और फिर जब उसने मुझे आंख मारी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बच्चे के रूप में वही जिनजात है। उसे देखकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया। वो जिनजात हद से भी ज़्यादा चालाक था। जब तक मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती रही तब तक वो गौर से मेरे चेहरे को देखता रहा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या पढ़ रहा है। मैंने जब भी उसे देखा वो मुझे ही देख रहा था। फिर जब मैंने उससे सवाल किए तो वो बिल्कुल ठीक जवाब देता गया। वो मेरी सोच से भी ज़्यादा ज़हीन और चालाक था। जब तमाम बच्चे वहाँ से जाने लगे तो उमैर तेज़ी से मेरे पास आया और कानों में सरगोशी करते हुए कहने लगा, मिस जी, ये इंसान नहीं है। उमैर की बात सुनकर मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उससे पूछा कि आपको इसके बारे में कैसे मालूम? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और मुझे कहने लगा कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। मैं नहीं जानता कि मेरे पास ये ताकत कहाँ से आई है, मगर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन इंसान है और कौन इंसान नहीं। फिर उसने जल्दी से इशारा किया और मुझे कहने लगा, देखिए, इसका साया नहीं है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वाकई उसका साया नहीं था। ये देखकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल तेज़ी से धड़का। मैंने उमैर से पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा? उसने नफ़ी में सर हिलाया और मुझे कहने लगा कि अब मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। मेरी दादी अम्मा तमाम बच्चों को कुरान पढ़ाती हैं और उनके पास जिन्नात भी पढ़ने के लिए आते हैं। उनके साथ ही बैठकर कुरान पढ़ता हूँ। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। अब मेरी उसके साथ भी दोस्ती हो गई है। वो मुझे बहुत जोश से बता रहा था, जबकि अंदर ही अंदर मेरा दिल बुरी तरह से होल रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे वादा करो किसी को भी इस बारे में नहीं बताओगे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मुझे पता है आपकी उसके साथ दोस्ती हो गई है, इसी वजह से ये आपको सारा वक्त देखता रहा है। आप फिक्र मत करें, मैं आपको किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। ये कहकर उमैर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैंने खुलकर सांस ली। ये बच्चा वाकई अनोखा था और उसमें कोई बात ऐसी थी जो उसे मुनफरिद बनाती। जब तमाम बच्चे वहाँ से चले गए तो वो जिनज़ादा अपने असल रूप में आया। उस वक्त वो बहुत प्यारा लग रहा था। धूप की रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो उसका चेहरा बहुत खूबसूरत मालूम हो रहा था। उसने मुझे कहा कि चलो अब हम नदी के किनारे चहलकदमी करते हैं। मैं बगैर इनकार किए खामोशी से उठ गई। मुझे शुरू से ही बहुत शौक था कि मैं अपने हमसफ़र के साथ उस जगह पर चहलकदमी करूं। आज मेरा ये शौक पूरा हो रहा था, लेकिन मेरे साथ उछलने वाली शख्सियत के बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये वाकई हमसफ़र है या फिर खुद ही चंद लम्हों का साथी है। तुम्हें किस तरह के लोग पसंद हैं? अचानक ही उस जिनज़ात ने मुझसे सवाल किया। उसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता उसके चेहरे की तरफ देखने लगी और उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं। मैं नहीं जानती थी कि मैं उसे ये सब कह दूँगी। जल्द ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम्हें घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने तो वही सब कुछ कहा जो तुम्हारे दिल में है, और इंसान का दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता। मुझे अपने जिस्म में एक अजीब सी तब्दीली महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे मैं उस जिनजात से मोहब्बत करने लगी हूँ। उसको मेरी ज़िंदगी में आए हुए अभी तकरीबन एक दिन गुजरा था, मगर इसके बावजूद भी यूं लग रहा था जैसे मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजार चुकी हूँ। उसके साथ मैंने बहुत सारे अच्छे लम्हात बिताए हों। तकरीबन रात के 8 बजे तक मैं उसके साथ वहीं पर चहलकदमी करती रही। ना तो मुझे थकावट का एहसास हो रहा था और ना ही भूख प्यास का एहसास हो रहा था। रात के 8 बजे अचानक ही वो मुझसे कहने लगा कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम जल्दी से अपने घर वापस चली जाओ। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने उससे कहा कि मुझे इस वक्त यहाँ से जाते हुए डर लग रहा है। इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ कहती, उसने एकदम ही मेरा हाथ पकड़ा और फिर देखते ही देखते मैं अपने घर के सहन में मौजूद थी। मैं हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने मेरे चेहरे पर फूंक मारी और मुझे कहा कि तुम भूल गई थी कि तुम एक जिनजात के साथ हो, और जिनजात के साथ होते हुए तुम भूतों से डर रही थी। मुझे भूतों से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे जालिम इंसानों से डर लगता है। तुम नहीं जानते कि इंसान किस तरह जालिम होते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि इंसान बहुत जालिम होते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं यहाँ पर मौजूद तमाम इंसानों से ज़्यादा ताकतवर हूँ।
कोई भी इंसान मुझे पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकता। आज तक जो भी इंसान मेरे रास्ते में आया है वो हमेशा नाकाम हुआ। इसी वजह से तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहा करो। ये कहकर वो खामोशी से चला गया। उसके जाने के बाद मैं सहन में अकेली रह गई। मुझे वहां पर खड़े हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो वहां नादिया मौजूद थी। दरअसल नादिया एक हफ्ते से दूसरे गांव गई थी। उसे वहां देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भागती हुई उसके पास गई और अभी उसे बताने के लिए मेरे पास बहुत सी बातें मौजूद थी। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंची, वो मशकूक अंदाज में मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और मुझसे कहने लगी कि अभी तुम किससे बातें कर रही थी? मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो यहाँ कितनी देर से खड़ी है। उसकी बात सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए बौखला गई। इससे पहले कि मैं उसे किसी किस्म का कोई बहाना करती, उसने उंगली उठाई और मुझे दो टोक अंदाज में कहा कि मुझसे किसी भी किस्म का बहाना करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत ही अजीब बात सुनी है। वो एकदम ही चेहरे से बहुत ज़्यादा परेशान नजर आने लगी। उसको परेशान देखकर मैं भी बेचैन हो गई। मैंने उससे पूछा कि किस किस्म की बात सुनी है, मुझे जल्दी से बताओ, इससे पहले कि मेरा दिल बंद हो जाए। उसने मुझे कहा कि तुम तो जानती हो कि इस इलाके में 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा आमिल आया है। वो आमिल आज नदी के किनारे से गुजर रहा था जब उसने तुम्हें किसी और मखलूक के साथ चहलकदमी करते हुए देखा, और उसने ये बात हमारे पूरे गांव में मशहूर कर दी है कि तुम्हारे पास जिन्नात मौजूद है। तुम मजाक कर रही हो ना? मैंने उससे पूछा। उसने मेरी बात सुनकर तेजी से नफ़ी में सर हिलाया और मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह का मजाक कभी भी नहीं कर सकती, बल्कि सच कह रही हूँ। तुम्हें तो पता है कि ये पहाड़ी इलाका है और ऐसे इलाके में अमल करने के लिए हमेशा ही काफ़ी लोग आते हैं। दोस्त की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैंने उसे कहा कि तुमने ठीक ही सुना है, मेरे साथ वाकई एक जिन ज़ात मौजूद है, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद करता है और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और कहने लगी, क्या तुम पागल हो गई हो या तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। अरे, एक जिन जात का और एक इंसान का कोई भी जोड़ नहीं है। वो आग से पैदा किया गया है जबकि तुम मिट्टी से बनाई गई है। अगर तुम दोनों एक होने की कोशिश करोगे तो अंजाम सिर्फ तबाही ही होगा। और वैसे भी वो जिनजात ज़्यादा अरसे तक इस इलाके में नहीं रह पाएगा, क्योंकि उस आमिल ने पक्का इरादा कर लिया है कि अब वो उस जिनजात को कैद करने की कोशिश करेगा। दोस्त की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर मैंने उससे वादा किया कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताए। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। बस मैं तुम्हें हिदायत कर रही हूँ कि तुम अपने दिल को इस सब से निकाल दो और अपने जज्बात किसी इंसान के लिए संभाल कर रखो, वरना बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा मुसीबत उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब वो जिनजात तुम्हें छोड़कर चला जाएगा तब तुम्हारे लिए उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुझे कहा कि ये तो हमें वक्त ही इस बारे में बताएगा। थोड़े अरसे बाद वो जिनजात दोबारा से मेरे पास आया। उसने मुझे कहा कि उसने उस आमिल को सबक सिखा लिया है, अब वो दोबारा कभी भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। दिन बहुत ही अच्छे गुजर रहे थे। मैं उस जिनजात के साथ बहुत ही अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता और मुझसे बहुत मोहब्बत करता, मगर मैं नहीं जानती थी कि बहुत जल्द मेरी खुशियों को जंग लगने जा रहा है। मैं नहीं जानती थी कि बहुत जल्द मैं एक ऐसी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ जहाँ से निकलना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। एक दिन वो जिनजात परेशान हालत में मेरे सामने आया और मुझसे कहने लगा कि अब मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अब मेरा इस इलाके में रहना मुश्किल हो गया है। इस इलाके में बहुत सारे आमिल आ गए जो मुझे काबू करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर रहा तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेंगे और मैं कैद से बहुत ज़्यादा घबराता हूँ। मैंने उससे बेयकीनी से पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? मेरी बात सुनकर उसने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया
उसे ज़रा भी अफसोस नहीं हो रहा था, ना ही उसके चेहरे पर किसी किस्म के दुख के तासुरात थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिन्नात भी इंसानों के साथ यूं बेवफाई कर सकते हैं। और फिर वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। तकरीबन 3 साल तो मैं उसी सदमे में गुजार चुकी थी। वो 3 साल में उसे दरख्त के नीचे बैठी रहती थी और उसे याद करके रोती रहती थी। 3 सालों के बाद जब मेरा दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ तो मेरी दोस्त ने मेरी एक बहुत अच्छे इंसान के साथ शादी करवा दी। अब मैं उसके साथ एक सादा और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन अक्सर जब भी मुझे उस जिनजात की याद आती है तो मेरी आंखें आंसू से भर जाती हैं।